नमस्कार। जून सीरीज की शुरुआत हो गई है। जून सीरीज से क्या कुछ उम्मीद है, क्योंकि मई सीरीज के अंदर हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा और ख़ासतौर से अब मई सीरीज जब समाप्त हो रही थी तब हमने देखा कि एफआईएस की खरीद बिक्री में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आता हुआ दिखाई दिया। 25,000 एक बड़ी रुकावट बन करके आया मई सीरीज़ के लिए। बार बार हम टेस्ट करके वापस लौटे, कम से कम 6 बार ऐसा हुआ कि हम 25,000 के ऊपर गए लेकिन वापस चले आए। जून सीरीज से काफ़ी उम्मीद है। क्या जून सीरीज में होगा निफ्टी न सिर्फ 25,000, क्या हम 26,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे? 25,000 की बाधा तो पार करके क्या 26,000 की तरफ जाएंगे? जून सीरीज से इसलिए काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि एक तो रेट कट की एक्सपेक्टेशन है, दूसरा ट्रेड को लेकर के, ट्रेड वॉर को लेकर के अब स्थिरता आती हुई दिखाई दे रही है। हम चौथी जो है जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है अर्थव्यवस्था में। मॉनसून काफ़ी अच्छा चल रहा है। इतने सारे पॉजिटिव ट्रिगर क्या बाजार को एक नई ऊंचाई पर ले जा पाएंगे? क्या 26,000 की तरफ हम बढ़ेंगे जून सीरीज में? इसी पर बातचीत करते हैं और आने वाले साल में बाजार कैसा रहेगा, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आज के विशेष मेहमान हमारे साथ संजय सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। संजय सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आज की इस विशेष चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। पहली टिप्पणी बाजार में सर आपकी क्या रहेगी? बहुत सारी चीज़ें जब आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी वो टेंशंस कम हो गई हैं, जिसमें हमने ट्रेड को लेकर के जो चिंता थी, इंडिया पाकिस्तान बीच में हुआ वो चैप्टर जो है काफ़ी हद तक अब क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। Q4 अर्निंग जो है अच्छी खराब जैसी भी थी वो बीत गई है। अभी क्या बड़ी चुनौतियां आपको दिखाई दे रही बाजार के लिए? तो सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मुझे निमंत्रण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां पर आज हम खड़े हैं बाजार पे, वहां पर देखिए कुछ फैक्टर्स तो हमारे पीछे हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जिनको कि हमें आगे जाके झेलना है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि Q4 FY25 की जो अर्निंग्स है उसका लेखा जोखा अगर आप देखेंगे तो आप अगर उसको दो समूह में बांट दीजिए, जो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज हैं और जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, कमोडिटीज वगैरह वगैरह। तो पिछले 2 तिमाही से ऐसा एक ट्रेंड आ रहा है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिट ग्रोथ में एक हल्की सी घटत आई है, इन द सेंस कि यही सेक्टर की अर्निंग Q1 Q2 FY25 में करीब 25 से 30% ईयर ऑन ईयर बढ़ती थी। वही अगर आप देखें तो इस तिमाही में घट के करीब 6% के आसपास आ गई है। तो हम सब जानते हैं कि बाजार का एक बहुत बड़ा वेट फाइनेंशियल सेक्टर में है और उसकी अर्निंग्स में डी ग्रोथ नहीं आया है, उसकी अर्निंग्स ग्रोथ में थोड़ी स्लो डाउन आई है। लेकिन उसके साथ ही साथ उत्साह की बात यह है कि जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर है उसकी अर्निंग ग्रोथ जो हम लोगों ने देखा, जो टॉप 1000 कंपनीज की अर्निंग को हम अब तक आकलन कर पाए हैं, उसमें करीब 13-14% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है। तो ये एक बहुत ही उत्साहजनक बात है। और इसी में हमारे आगे की जो मार्केट की डायरेक्शन है उसके क्लूज हैं, इन द सेंस कि हम आरबीआई की पॉलिसी अभी कुछ ही दिनों में हमारे सामने आएगी और काफी संभावित है कि आरबीआई फिर से एक रेट कट कर सकता है इस पॉलिसी में। तो इसके बाद जो बैंक्स के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उन पर थोड़ा सा दबाव और बढ़ेगा, हालांकि एनबीएफसीज को इसका फायदा पहुंचेगा। तो भले नेट इंटरेस्ट मार्जिन में दबाव आए लेकिन ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ जो है वो अच्छा हो सकता है। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा था कि जो उत्साहजनक बात है वो ये कि जो टैरिफ को लेके जो हम जिस असमंजस की स्थिति में थे उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो डोमेस्टिक ओरिएंटेड जो हमारी सेक्टर्स हैं उनका प्रदर्शन पिछले क्वार्टर में यानी कि चौथी तिमाही में अच्छा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 26 में भी जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। इसमें खाली एक कैवियट में दे दूं कि देखिए मॉनसून जल्दी आ गया है, ये खुशी की बात भी है। इसके साथ साथ ये थोड़ी सी चिंता का भी विषय है क्योंकि जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाली जो सेक्टर्स हैं जिसमें कि एयर कंडीशनर्स हुए और इस तरह से वेदर ओरिएंटेड कंजम्पशन सेक्टर्स हैं, उनकी जो बिक्री एंटिसिपेट की गई थी उसमें हो सकता है थोड़ा चैलेंज आए। लेकिन मैं समझता हूं कि जो बड़ा चैलेंज है हमारे सामने वो इस बात से है कि फाइनल जो रूपरेखा 90 दिन की पॉज के बाद टैरिफ की क्या होगी उसका एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है
हमारे बाजार के लिए जितना लॉन्ग टर्म पे है उससे ज्यादा यूएस इकोनॉमी के ऊपर है और उससे संबंधित पूरे ग्लोबल ट्रेड पे है और कुछ कुछ हमारे सेक्टर्स हैं उस पर भी उसका असर हो सकता है, तो हम इसको हल्के में ना लें। तो यही मैं सारांश में कहूंगा कि ओवरऑल आउटलुक का एक रूपरेखा आप समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है, ख़ास तौर से चिंताएं अमेरिका के अंदर मंदी को लेकर के भी काफ़ी सारी बातें हुई। जिस तरीके से बॉन्ड में तेज़ी देखने को मिली वो भी एक कंसर्न बन के आया। यूएस के अंदर क्या कोई बड़ा कंसर्न आपको दिखाई दे रहा है? तो देखिए, जिस तरह से मूडीज ने यूएस को डाउनग्रेड किया है और जिस अगर ट्रम्प जिस तरह की टैरिफ लाना चाहते हैं उससे यूएस इकोनॉमी की आउटलुक को लेकर थोड़ा असमंजस तो जरूर मन में पैदा होता है, क्योंकि ये टैरिफ का इम्पोजिशन अमेरिका में इन्फ्लेशन को लेकर आएगा और जरूरी नहीं है कि शॉर्ट टर्म में वो मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका के अंदर ला पाएगा। तो शॉर्ट टर्म में अमेरिका को इन्फ्लेशन झेलना पड़ेगा, उसके सामने में उसकी कोई खास मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ होगी नहीं। तो इकोनॉमिक्स में जो टर्म है स्टैगफ्लेशन की स्थिति जो है वो अमेरिका में पैदा हो सकती है, जो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कंज्यूमिंग अगर कोई देश है तो वो यूएस है और इसका इम्प्लीकेशन वर्ल्ड के बाकी देशों में भी पड़ेगा, क्योंकि वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ टैरिफ किस सेक्टर पर और कितना लगाया जाता है उसका भी असर उन देश के इकोनॉमीज पे, उनके सेक्टर्स पर पड़ेगा। तो अभी अगर आप पूछें तो मैं कहूंगा कि क्या अमेरिका की इकोनॉमी साल के अंत तक अच्छे हालत में रहेगी, तो उसका स्कोर 50-50 है बिल्कुल जी। ठीक है सर, लेकिन अगर अमेरिका की जो 50-50 की आप बात कर रहे हैं उसका असर सर दुनिया भर के अर्थव्यवस्थाओं पे क्या रहेगा? भारत की स्थिति अभी कैसे देख रहे हैं? क्या हम बेहतर स्थिति में हैं? यहाँ के लिए क्या बड़ी चुनौतियां हैं? तो हमारे लिए जो अच्छी बात यह है कि हमारी इकोनॉमी ज्यादातर डोमेस्टिक कंजम्पशन से रिलेटेड है और यूएस को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अगर उसकी सेक्टोरल कॉम्पोजिशन को आप उतना महत्व ना दें तो ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा असर ट्रम्प के टैरिफ से नहीं होगा। हो भी ये भी हो सकता है, और जैसा कि इनिशियली एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि चाइना पर वो 125% की टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, इस तरह की टैरिफ अगर वो हमारे पड़ोसी देशों में लगाएंगे तो उसका हमें इनडायरेक्ट बेनिफिट भी मिल सकता है। हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक्स में जो तेजी आई थी वो इसी एंटिसिपेशन से थी कि जो टैरिफ लगाया जाएगा उसका बेनिफिट भारत को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म में भले ही ये चैलेंजिंग हो क्योंकि इससे सेंटिमेंट बहुत खराब होगा, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये टैरिफ का इम्पोजिशन भारत के लिए या तो न्यूट्रल रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। ठीक है सर। अब यहाँ से सर जो घरेलू पॉजिटिव ट्रिगर है, जैसे मानसून है सर, मानसून समय से पहले आ गया है और हमने देखा जो चौथी तिमाही के नतीजे सामने आए हैं उसमें अभी भी कंजम्पशन स्टोरी जो है वो उतनी अच्छी प्ले आउट होती हुई दिख नहीं रही है। नतीजे जो है दबाव में दिखाई दे रहे हैं। ये अभी कितने क्वार्टर और चलेंगे? और ये जो मानसून अगर पॉजिटिव अभी दिखाई दे रहा है, समय से पहले आया है, 16 साल बाद पहली बार, वो कितना बड़ा पॉजिटिव है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और भारतीय बाजारों के लिए? तो देखिए, पिछले साल मानसून पिछले साल अगर आप ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स को देखें तो पिछले साल भी मानसून अच्छा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड था और कहीं कहीं पर समय में एक ही साथ बहुत ज्यादा बारिश हुई। तो इसके कारण हालांकि ओवरऑल एवरेज से हमारी रेनफॉल ज्यादा रही, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर आप देखें तो हमारे कंजम्पशन पर नेगेटिव पड़ा, क्योंकि जहां ज्यादा बारिश हुई वहां पर कंजम्पशन कम हो गया और जहां पर बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत थी उस रीजन्स में बारिश हुई नहीं, तो वहां का कंजम्पशन अच्छी तरह से बढ़ा नहीं। तो बारिश का ओवरऑल एवरेज उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितना कि उसकी स्पेशियल और टाइम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का रहता है। तो इस साल में हम भले ही मानसून की शुरुआत जल्दी हुई है, लेकिन हमें यह देखना है कि प्रोग्रेस किस तरह से करता है। तो ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू है जो कि अभी अगर आपने देखा होगा चौथी तिमाही के रिजल्ट के साथ कुछ एफएमसीजी कंपनीज के जो मैनेजमेंट है उनके जो स्टेटमेंट्स आए
उससे ये लगता है कि अर्बन कंजम्पशन में जो ढीलापन आ गया था, उसके कंपैरिजन में ये कंपनीज उम्मीद कर रही हैं कि रूरल कंजम्पशन में अपटिक आएगा। मेरे ख्याल से हम जितना उदासीन हो गए हैं अर्बन कंजम्पशन को लेके, वो उदासीनता बहुत दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बढ़ गई है और जो ठहराव अर्बन कंजम्पशन में आया था, मेरे ख्याल से आगे के कुछ क्वार्टर्स में उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। दूसरी बात इसी से संबंधित एक और है विपुल जी, कि 10th पे कमीशन का गठन हो गया है और पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो पे है उसमें बढ़ोतरी होगी, और जब ये बढ़ोतरी होगी तो इसके साथ डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भले हमें शॉर्ट टर्म में कुछ चैलेंज देखना पड़े कंजम्पशन पे, लेकिन एक तिमाही तो नहीं, अगर 2 तिमाही के बाद ही सही, मुझे लगता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन दोनों, रूरल और अर्बन दोनों ही भारत में अच्छी तरह से बढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, तो ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, दोनों जगहों पर डिमांड जो है, मांग जो है, वो जल्द लौटती हुई दिखाई देगी, ऐसा संजय जी का मानना है। सर, अब अगले हिस्से में हम सिर्फ थोड़ा सा सेक्टर और शहरों पे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लोगों के सेक्टर पे खास तौर से उम्मीदें, फोकस लोगों का क्लियर रहता है कि आप बाकी चाहे जाए जितनी बात कर लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे लोगों को जानना ही है कि क्या चलेगा, क्या खरीदें, क्या बेचें। तो सर, एक एक करके जरा सेक्टर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जिस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही उसी से शुरुआत करेंगे, वो है डिफेंस। डिफेंस में काफ़ी शानदार रैली एक बार फिर से, लास्ट ईयर जब आपसे बात हुई थी तब भी उस समय पीएसयूज़ में काफ़ी शानदार रैली थी। ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच एक मिनी वॉर कह सकते हैं, एक युद्ध जैसी स्थिति थी। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि टेस्टिंग के अलावा ये रियल टेस्टिंग हुई है भारतीय जो डिफेंस कंपनियां हैं उनकी, और आने वाले टाइम में उनके ऑर्डर्स जो है एक्सपोर्ट के काफ़ी बढ़ सकते हैं। आप इस बात से कितने सहमत हैं? और जो एक रैली शानदार आ चुकी है, क्या अब ये एक्सपेंसिव हो गए हैं? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बहुत लोग कह रहे हैं 5-7 साल के लिए रखना चाहिए। आपका व्यू क्या है अभी डिफेंस शेयरों को लेकर के? तो अगर आप मैक्रो व्यू लेंगे डिफेंस सेक्टर पे, तो इस साल हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो करीब 1,75,000 करोड़ का रहा है, और हम करीब 24-25 हजार करोड़ की डिफेंस एक्सपोर्ट्स किए हैं, और सरकार का बहुत बड़ा समर्थन इस सेक्टर को है। तो इसका जो अभी हाल में हमारे पाकिस्तान के साथ जो झड़प हुई, और जिस पर हमारे स्टेटमेंट के अनुसार सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया गया है, उसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है, तो हो सकता है कि आगे भी कुछ इस तरह की घटनाएं हो। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात इस एपिसोड से उभर कर सामने आई, वो ये कि भारत की खुद की बनाई हुई जो आर्मामेंट्स है, वो किस तरह के जटिल सिचुएशन में हमारे बहुत काम आती है। तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ते हुए हमें और भी डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन में सरकार का समर्थन, और इसकी आउटपुट जो है अगर आज 1,75,000 करोड़ की है तो इससे और ऊपर जाना चाहिए। तो ये हो गया मैक्रो पर्सपेक्टिव। दूसरा, अगर आप देखें तो इनके डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं उनमें जो प्रदर्शन हम लोगों ने देखा, हमको इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि इनकी जो रैली है वो शुरू कहां से हुई। कंपेयर टू बाकी जो सेक्टर्स हैं उनके कंपैरिजन में डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स काफी नीचे लेवल पे ट्रेड कर रहे थे, इसलिए इनकी रैली चूंकि बहुत नीचे लेवल से शुरू हुई, तो भले परसेंटेज टर्म में स्टॉक्स में रैली हुई हो, लेकिन इनकी प्राइस अर्निंग रेशियोज जो हैं वो आज भी उतने अनरीजनेबल नहीं हुए। सबसे बड़ा जो इनके सामने अपॉर्चुनिटी और चैलेंज है वो ये कि क्या जो ऑर्डर बुक्स हैं उसको ये ठीक तरह से एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं, और अगर ये कर पाए तो मेरे ख्याल से अभी भी इसमें और संभावना है। तीसरी बात जो आज कल के अंदर में डिफेंस सेक्रेटरी ने भी सामने रखा और बाकी जगह भी इसकी चर्चा हुई है कि अब भारत की सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर को और भी ज्यादा शामिल करे डिफेंस प्रोडक्शन में। इनफैक्ट डिफेंस सेक्रेटरी ने तो इतना भी कह दिया कि हम आपको इतना ज्यादा ऑर्डर देंगे कि आप इन ऑर्डर्स के अंदर डूब जाएंगे। तो ये जो अब तक रैली है, अगर आप ध्यान से देखिए तो डिफेंस की रैली अधिकतर पब्लिक सेक्टर के स्टॉक्स में ही लिमिटेड है। अगर प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो गया तो मेरे ख्याल से जो यूनिवर्स है डिफेंस का वो बढ़ जाएगा। तो इसी के लिए मैं समझता हूं कि ये एक सेक्टर जो है अभी कुछ समय के लिए तो बाजार के पर्सपेक्टिव से एक रेलेवेंट सेक्टर रहेगा।
बिल्कुल रेलिवेंट सेक्टर है ये, और बहुत अच्छे से आपने तमाम पहलुओं को उजागर किया। सर, अभी जैसे कि आपने बात सही की कि अभी उस तरीके से निजी क्षेत्र को ऑर्डर्स नहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद जो ये रैली रही उसमें पीएसयू शेयरों ने तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। बहुत सारे डिफेंस की कंपनियां सामने निकल के आई, बहुत लोगों को नाम भी नहीं पता थे। और वो जैसे हमने देखा कि अपोलो के अंदर काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, आइडिया फोर्ज हुआ, बहुत सारी कंपनियां रही जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। निजी क्षेत्र पे अब फोकस करना चाहिए डिफेंस पे, या पीएसयू पर ही ज़्यादा फोकस रहना चाहिए? आपका एक आइडिया क्या निकल करके आ रहा है? हालांकि अभी भी निजी क्षेत्र के जो, अगर हम मार्केट कैप देखें जिन कंपनियों के, तो काफ़ी छोटे हैं पीएसयूज के मुकाबले। बिल्कुल, तो विपुल जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब है, क्योंकि ज्यादा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी है वो कॉन्सेंट्रेटेड है पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनीज में। तो ज्यादा वेल्थ क्रिएशन जो मीडियम टर्म में होगा वो आपको पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनीज में होगा, और इस पे जो अल्फा जो आप क्रिएट कर पाएंगे वो आप प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को लेकर कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपने जो दूसरा पहलू सामने रखा कि अभी तो सिर्फ गिने चुने कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर की हैं, सिर्फ उनके ही नाम सामने आए हैं। अब आपने देखा होगा कुछ पुरानी कंपनीज जो फोर्जिंग के क्षेत्र में काम करती थी, अब उनका भी बहुत बड़ा योगदान है डिफेंस प्रोडक्शन में। तो ऐसे, और भारत की जो सबसे बड़ी ईपीसी कंपनी है उसने कहा है कि उसकी डिफेंस की टारगेट एक बहुत ही एम्बिशियस नंबर है, करीब $1 बिलियन का टारगेट उन्होंने लेके रखा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो कंपनीज कन्वेंशनली दूसरे सेक्टर में भी काम करती थी, और लेकिन उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि अगर वो चाहें तो अपनी कुछ रिसोर्सेज डिफेंस की तरफ डायरेक्ट करें, तो इस तरह की कंपनी से भी अवसर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। तो सर, चुनते हुए क्या, मतलब जैसे अब आपसे बात हो रही तो इस बाकी सेक्टर पे जाएं उससे पहले शेयरों को चुनते समय डिफेंस के क्या ध्यान रखें अभी? क्योंकि एक तरफ हम रिजल्ट देख रहे हैं, जैसे 2-3 कंपनियों के, अगर मैं तो नाम ले ही सकता हूं, जैसे मझगांव के रिजल्ट देखे, उम्मीद से ख़राब रहे। और भी 1-2 कंपनियों के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। बहुत लोग, एक्सपर्ट का ये भी कहना है आने वाले क्वार्टर्स में बेहतर होंगे, ये क्वार्टर को जाने दीजिए। ये अभी कैसे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए डिफेंस को लेकर? तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है विपुल जी कि उनके पास ऑर्डर कितने हैं। हाँ, और ये जो क्वार्टर दर क्वार्टर अगर हम इनका आकलन करना चाहेंगे तो वो सही तरीका नहीं होगा डिफेंस कंपनीज को देखने का, क्योंकि इनके ऑर्डर्स बंच्ड रहते हैं और इनकी जो डिलीवरी है वो भी बंच्ड रहती है। तो वो उनके जो क्वार्टरली नंबर्स में इनका पूरी तरह से आपको विश्लेषण, या पूरी तरह से आप उसको क्वार्टरली नंबर्स पे नहीं देख पाएंगे। आपको थोड़ा सा अपना टाइम होराइजन एनलार्ज करना पड़ेगा, और इसी के लिए जो एक आपके लिए थंब रूल इंडिकेशन हो सकता है वो ये हो सकता है कि इनकी ऑर्डर बुक कितने अच्छे से बढ़ रही है। दूसरी कि इनकी केबिलिटी की इनकी एग्जीक्यूशन की केबिलिटी कैसी है। कई ऐसे डिफेंस की कंपनीज हैं जो कि अपने एनुअल प्रोडक्शन के 4 गुना ऑर्डर्स पर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या वो अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं? क्या उनमें क्षमता है कैपेसिटी एक्सपैंड करने की? और क्या वो उस ऑर्डर को बहुत जल्दी डिलीवर कर पाएंगे? तभी इनकी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो उस पर निर्धारित होगी। तो दो मेरा आपको सिंपल सलाह है। एक तो ये कि ऑर्डर बुक पर ज्यादा ध्यान दें और ना कि उनके क्वार्टरली नंबर पर। और दूसरा ये कि अगर आपने उस पर मन बना लिया है तो अगर क्वार्टरली नंबर से अगर आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं या बाजार डिसअपॉइंटेड हो रहा है तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, ना कि एक थ्रेट की तरह। ठीक सर, चलिए डिफेंस से बाहर निकलते हैं। एक सेक्टर जो कि बिल्कुल अंडर परफॉर्मेंस जहाँ पर देखने को मिली थी और अब दोबारा एक बार चर्चा में आ रहा है, वो है आईटी कि यूएस में अब चीज़ें सेटल डाउन होती हुई दिखाई दे रही। क्या आईटी को लेकर के अभी आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? आप सलाह देंगे कि नहीं ठीक है, काफ़ी बीटन डाउन हो गए हैं, फोकस रखना चाहिए? और क्या वहाँ पर फोकस करते समय दिग्गज कंपनियों पर ही भरोसा करें, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी, या मिड कैप आईटी की तरफ ध्यान जाना चाहिए? तो इसका जो जवाब है वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर आप स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस और फंडामेंटल परफॉर्मेंस देखें तो चौथी तिमाही में लार्ज कैप आईटी कंपनीज के कंपैरिजन में मिड कैप आईटी कंपनीज ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिया। उनकी फंडामेंटल परफॉर्मेंस भी अच्छी रही और उनका स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा। तो यह संभव है कि आगे जाते हुए भी हम देखेंगे कि मिड कैप आईटी कंपनीज जो हैं वो लार्ज कैप आईटी कंपनी से ज्यादा अच्छा
परफॉर्मेंस दें। रही बात इस सेक्टर पर क्या व्यू बनाया जाए, तो देखिए इसके भी दो पहलू हैं। नंबर वन, अगर आप आज आईटी कंपनी से उदासीन हैं तो आप उसको क्या वैल्यूएशन देना चाहेंगे, क्योंकि इस वैल्यूएशन में आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि ये कंपनीज की जो ग्रोथ रेट है भले उसमें थोड़ा बहुत ठहराव आया है, लेकिन उनकी जो कैश फ्लो जनरेशन की कैपेबिलिटी है वो तो बहुत सारे एफएमसीजी कंपनी से भी अच्छी है। और हम एफएमसीजी कंपनीज को अगर इतना बड़ा वैल्यूएशन दे सकते हैं तो हम आईटी कंपनीज को क्यों इतना कम वैल्यूएशन दें। और दूसरा पहलू यह है कि ये जो वैल्यूएशन पर आज आपको ये आईटी कंपनीज मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि यूएस इकोनॉमी के प्रति लोगों के व्यूज जो है अभी क्लियर नहीं है। इनफैक्ट अपनी ही डिस्कशन की शुरुआत में जब हमने यूएस इकोनॉमी के आउटलुक के बारे में चर्चा की तो हमने कहा 50-50 चांसेस है कि साल के अंत तक यूएस इकोनॉमी अच्छी रहेगी या नहीं। तो मान लीजिए कि इतने म्यूटेड एक्सपेक्टेशन के बावजूद यूएस इकोनॉमी साल के अंत तक एक्चुअली अच्छा प्रदर्शन देना शुरू कर दे, तो फिर आईटी कंपनीज के जो ऑर्डर्स हैं और उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलता है यूएस मार्केट से वो तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो लो वैल्यूएशन पे या रीजनेबल वैल्यूएशन पर अगर आपको आईटी कंपनीज अभी मिल जा रही हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा चुनाव रहेगा। सो मैं समझता हूं कि इस लेवल से आईटी में खोने को कम है और पाने को ज्यादा। बहुत सही सर। आईटी सेक्टर में अभी मौजूदा स्तर पर खोने के लिए कम है, पाने के लिए ज़्यादा है। सर उस सवाल को एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा। फोकस आप जैसा कह रहे हैं कि आपके उत्तर से मायने निकालें कि मिड कैप आईटी पे फोकस रखें क्योंकि नतीजे बेहतर रहे, या फिर दिग्गजों पे? जी सर। तो उसमें ऐसा है बिल्कुल कि मिड कैप आईटी कंपनीज के नतीजे भी अच्छे हैं, स्टॉक प्राइस भी अच्छा है, लेकिन इनके वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। तो इसी के लिए आप अपना पूरा एलोकेशन अगर मिड कैप आईटी कंपनीज में डालना चाहेंगे तो ये हाई रिस्क हाई रिटर्न का एलोकेशन होगा। आपको जो अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं वो लार्ज कैप आईटी कंपनीज के मिल रहे हैं। और पिछले कई सालों के अगर आप साइकिल्स देख लें तो ये लार्ज कैप आईटी कंपनीज ने हमेशा हर साइकिल में ये दिखाया है कि वो बाउंस बैक करने की क्षमता रखते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार को ये यूएस इकोनॉमी के पेसिमिज्म से हम बाहर निकल जाएंगे तो ये लार्ज कैप आईटी कंपनी जो है ये भी एक उछाल दे सकते हैं। इसी के लिए पूरा का पूरा एलोकेशन जो है वो मिड कैप में न डालें, उसको संजीदा तौर पे लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में बांट के रखें। ठीक सर, ये बात हो गई आईटी को लेकर के। यहाँ पर सर इस बीच आपसे एक चीज़ और समझना चाहेंगे, थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं पावर को लेकर के। पावर से एक्सपेक्टेशन काफ़ी थी, हालांकि आप लंबी अवधि की बात करते हैं और हम लोग चूँकि डेली शो करते हैं तो सवाल डेली जो है लोगों के सवालों का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग कह रहे हैं साल भर के आसपास हो रहा है। पावर में उतना क्यों इतनी सुस्ती छाई हुई है? डिफेंस चल गया, रेलवे में बीच बीच में रिकवरी आ रही है, पावर एक ऐसा है जो सुस्त पड़ा हुआ है। इस बार गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी लेकिन वो रिकवरी नहीं रही। डिमांड है, सब कुछ है, चल क्यों नहीं रहे शेयर? और अभी पावर को लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो देखिए पावर अपने आप में अगर आप देखें तो उसके 4 मेजर सब सेगमेंट्स हैं। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसकी एंसिलरी कंपनीज। तो अगर आप इन चारों को अलग अलग तरीका से एवेल्युएट करेंगे तो आप पाएंगे कि जरूरी नहीं है कि पिछले साल भर में ये चारों के चारों सब सेगमेंट्स अच्छा प्रदर्शन नहीं दिए हैं। इन चारों सेगमेंट में से कुछ सेगमेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने कि अभी भी अच्छा प्रदर्शन दिया है। रही बात कि आज ठहराव की फीलिंग क्यों आ रही है, तो जैसा कि स्टॉक मार्केट में होता है कि हम समय के पहले कभी कभी जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, स्टॉक के प्राइसेस को हम उस लेवल पे ले जाते हैं जहां पर हम उनकी 2 साल 3 साल की वैल्यूएशन को डिस्काउंट कर देते हैं, और फिर जब बाजार में गिरावट आती है तो उस वैल्यूएशन को दोबारा जस्टिफाई करने के लिए हमें कुछ समय तक वहां रुकना पड़ता है। तो पिछले साल बजट के आसपास ये जो 3 सेक्टर्स थे, रेलवे, पावर और डिफेंस, इन सब में तीनों में लोगों का इतना ज्यादा इंटरेस्ट हो गया था कि इनके स्टॉक प्राइसेस कुछ ज्यादा भाग गए थे। लेकिन अगर आप इनको आज इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो इस तरह से देखिए कि जहां पर ये गिरे थे उस लेवल से अभी तक उन्होंने कितना रिकवरी दिया है। तो आप पाएंगे कि जो पावर सेक्टर की कंपनीज है वो खास करके जो अच्छे अच्छे कंपनीज हैं वो नीचे के लेवल से ऑलरेडी 20-25% का रिकवरी दे चुके हैं।
तो ये तो अगर आप उस असेंडेंट, जब वो साइकिल ऊपर आ रहा था नीचे से ऊपर, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट किए होते तो आप तो आज खुश होते कि आपको बाजार के रिटर्न से कहीं ज्यादा रिटर्न पावर सेक्टर से मिला। मुझे लगता है कि जो पावर सेक्टर की स्टोरी है, अगर हम आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हम 2047 में $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भारत में पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी एंसिलरी में कितना बड़ा निवेश होगा और उसकी आउटपुट कितनी बड़ी रहेगी। तो इस ओवरऑल अगर आप मैक्रो पर्सपेक्टिव में देखें तो ये एक अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल मैक्रो पर्सपेक्टिव पर सही उतरता है। यही है कि कहीं कहीं पर अगर हमने ज्यादा वैल्यूएशन पर स्टॉक्स को उठा लिए हैं तो फिर हमें कुछ समय तक पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, और अगर हमने पूरा एलोकेशन नहीं किया है और हमें इस सेक्टर्स में करेक्शन मिलता है तो हमें उस करेक्शन का हमेशा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि नीचे से जैसा कि हाल के दिनों में हमने देखा रिकवरी, वैसी रिकवरी हमको हर साइकिल में दिखेगी। बैंकों को लेकर व्यू क्या है सर? आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उसमें था कि मतलब जो Q4 के रिजल्ट्स रहे हैं उसमें जो PSUs के रिजल्ट्स रहे हैं वो जो है प्राइवेट के मुकाबले काफ़ी बेहतर दिखाई दिए हैं, लेकिन उन सब के बावजूद हमने देखा कि एक अंडर परफॉर्मेंस PSU बैंकों में रही है, और ख़ासतौर से मिड कैप बैंक जो है वो लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या अभी भी आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो प्राइवेट बैंक्स को लेकर के ज़्यादा पॉजिटिव है, और इनका नंबर कब आएगा? क्योंकि छोटे साइज़ के बैंक रहते हैं तो रिटेलर्स खास तौर से ज़्यादा आकर्षित रहते हैं, लेकिन वजह क्या है इनके ना चलने की? रिजल्ट्स में कोई खराबी नहीं थी। तो अगर आप मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो भले पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिजल्ट अच्छे आए हों, हाँ, लेकिन लोगों की जो उदासीनता है या जो नेगेटिव आउटलुक है वो इस बात को लेके है कि शायद वो अपनी क्रेडिट ग्रोथ को उतनी तेजी से ना बढ़ा पाए जितना अच्छा से कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बढ़ा पाएंगे, और इसका प्रदर्शन इस क्वार्टर में भी किया है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने और पिछले कुछ क्वार्टर में भी करते आए हैं। तो ये एक कारण है जिसके कारण आप स्टॉक प्राइस में परफॉर्मेंस नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स की क्वार्टरली परफॉर्मेंस में आपको परफॉर्मेंस दिखा है अच्छा रिजल्ट। ये भी आप मान के चलिए विपुल जी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी ट्रेजरी बुक यानी कि SLR होल्डिंग जो है वो जितनी जरूरत होती है उससे उनके पास ज्यादा रहती है, और जब भी इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं तो आपको ज्यादा ट्रेजरी गेन्स मिलता है बाय वे ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ द बॉन्ड्स जो आप होल्ड कर रहे हैं। तो इसके कारण भी आपके P&L पर एक पॉजिटिव असर पड़ता है जो कि आपके कोर फंक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो तो एक रेगुलेटरी एक्शन हुआ उसका आपको फायदा मिला। तो ये जो अगर ये कारण रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छे प्रदर्शन का, तो फिर ये सस्टेनेबल नहीं है। तो इसी के लिए आज भी आप देखें तो ब्रॉडली बाजार में प्राइवेट सेक्टर में आपको 3-4 बड़े या मीडियम साइज के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मिल जाएंगे जिनका कि कोर बिजनेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। हाँ, उनको किसी भी ट्रेजरी गेन पर उतना डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। और अगर आप पब्लिक सेक्टर देखें तो पब्लिक सेक्टर में आपको इस तरह के जो चॉइसेस हैं वो सिर्फ ऊपर के 2-3 ही बैंक्स में है, बाकी के तो बैंक्स में वो नहीं रहता है। तो लेकिन ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू है कि अगर आप इन बैंक्स को प्राइस टू बुक वैल्यू के पर्सपेक्टिव पर देखें तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज भी अपने बुक वैल्यू से डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आज नहीं तो कल ये जो वैल्यूएशन का मिसमैच है वो करेक्ट होगा। तो वैल्यूएशन के तौर पर अगर आप लेना चाहें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज भी लेने के लिए बुरे नहीं। तो अभी एक मतलब एक संतुलन बना के चलना चाहिए पोर्टफोलियो में प्राइवेट और PSU का, या फिर जहाँ पे सस्ती वैल्यूएशन है और उन पर ही फोकस करना चाहिए? देखिए, थंब रूल के रूप में चलेंगे विपुल जी तो मैं समझता हूं कि 60% एलोकेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक को करें और 40% PSUs को करें तो भी ठीक है। हाँ, या 70-30 भी करें तो भी ठीक है। ये इसमें आपको क्या है कि आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का भी फायदा मिलेगा और अच्छे वैल्यूएशन पर उठाए गए स्टॉक्स का भी फायदा मिलेगा। ठीक सर, चलिए 2-3 सेक्टर में बात हो गई सर। अब आखिरी के 2 सवाल हैं सर। एक तो
मतलब अभी अगर पैसे लगाने हो तो आप कहाँ पर सलाह दे रहे हैं, या आप कहाँ पर जो पैसे मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे क्या आपकी राय दिखाई दे रही है? अगला सेक्टर कौन सा होगा जो आपको लग रहा है कि अगली रैली में आउट परफॉर्म कर सकता है? अभी आपका फोकस कहाँ पर है? तो ओवरऑल अगर आप देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, जी। तो अभी भी हमारा व्यू बदला नहीं है, इन द सेंस कि मैं समझता हूं कि आपके एलोकेशन अगर इक्विटी में ही जाना है और आप डेट में जो भी चाहिए वो एलोकेशन आपने कर रखा है, तो इक्विटी में मैं समझता हूं कि आज के माहौल में भी 60% एलोकेशन लार्ज कैप को और 40% एलोकेशन मिड एंड स्मॉल कैप को हो सकता है। ऐसा मैं कहते हुए इस बात से अवगत हूं कि लोग आज मिड कैप्स और स्मॉल कैप से सहमे हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर अच्छे तरीका से मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाए तो उनमें आज भी वेल्थ क्रिएशन की संभावना है। तो ये 60-40 का एलोकेशन बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड एंड स्मॉल कैप, ये मेरे ख्याल से सही रहेगा। अगर आप सेक्टोरल पिक्स लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग जब बाजार को देखते हैं तो हम बाजार को 4 हिस्सों में बांट देते हैं: कंजम्पशन, फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल एंड एक्सपोर्ट्स। तो अगर आप ये 4 सेगमेंट में देखें तो कंजम्पशन में मेरे ख्याल से काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के खास करके। और इनमें अगर आप 2 मुख्य सेक्टर्स देखें तो मेरे ख्याल से हेल्थ केयर, जिसमें कि हॉस्पिटल्स है और डायग्नोस्टिक्स है, वो एक अच्छा अवसर प्रदान कर रहा है। दूसरा हॉस्पिटैलिटी, जिसमें कि होटल्स हैं, वो एक अच्छा सेगमेंट है। और तीसरा जो सेगमेंट अंडर कंजम्पशन है वो मेरे ख्याल से ऑटो रहेगा। रही बात एक्सपोर्ट्स, तो इस पर मैं समझता हूं कि अगर आप थोड़ा सा अभी कॉशियस स्टांस भी लें या सिर्फ लिमिटेड एक्सपोजर लें तो भी ठीक है, क्योंकि आईटी में अपनी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई। इसके अलावा एक्सपोर्ट का दूसरा जो महत्वपूर्ण सेक्टर है वो है फार्मा, जहां पर कि ट्रम्प साहब ने तलवार लटका के रखा है, पता नहीं वो फाइनल क्या देंगे आउटकम। और फार्मा के स्टॉक्स पिछले 1 साल में काफी अच्छा प्रदर्शन दे चुके हैं, हो सकता है कुछ समय के लिए ठहरे, तो आप उस क्लैरिटी के बाद भी निवेश करें तो चलेगा। ये हो गया, फाइनेंशियल्स पर अपनी डिस्कशन हो चुकी। रहा इंडस्ट्रियल हमारे ख्याल से एक बड़ा ही एक्साइटिंग सेगमेंट रहेगा निवेश करने के लिए, क्योंकि देखिए साल भर के ठहराव के बाद गवर्नमेंट फ्रंट फुट पर स्पेंडिंग कर रही है, और हम जो ढीलापन इन सेक्टर्स में देखे हैं, इनके स्टॉक प्राइस के परफॉर्मेंस में देखे हैं, मेरे ख्याल से काफी हद तक वो करेक्ट हो जाएगा इन दी फाइनेंशियल ईयर 26। तो मेरे ख्याल से जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, जिसमें कि कैपिटल गुड्स हुए, ईपीसी हुए, और सीमेंट का भी एक सेक्टर हुआ, ये सब के सब जो है वो मेरे ख्याल से अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको प्रदान करेंगे। ठीक सर। लास्ट क्वेश्चन सर, जो आज की हमारी थीम भी है, जो थंब भी रहेगा, और जो बीजी, जरा एक बार पूरी फ्रेम दिखा दीजिए कि सर देखिए हमने ये जो बनाया था जून में 26,000, ये कितनी संभावनाएं लग रही हैं सर? क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव ट्रिगर अभी भी, क्या आपको लग रहा है कि ऐसे हैं जो जून में 26,000 पार कर सकते हैं? आपको लग रहा है अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा नए हाइस के लिए, और बाजार को कुछ बड़े ट्रिगर की आवश्यकता है? तो देखिए सबसे बड़ा रिलीफ ग्लोबल मार्केट्स में जो होगा वो तो तब होगा जब ट्रम्प की टैरिफ पर क्लैरिटी आ जाएगी, जो कि जून में होने की संभावना है नहीं। तो इसलिए मैं अगर मुझे बेट लगाना पड़े तो मैं जून के बदले जुलाई में बेट लगाना ज्यादा पसंद करूंगा। और इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि तब तक हमारी जो मॉनसून की प्रोग्रेस है उस पर भी हमारी क्लैरिटी आ जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पहले कुछ रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 26 के, उससे भी हमें काफी हद तक क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ज्यादा संभावना जुलाई की है, हाँ जून लक पे डिपेंड कर सकता है। चलिए ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आप यहाँ पर आए और हमारे तमाम दर्शकों का जो है उनका मार्गदर्शन किया, उनका ज्ञानवर्धन किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा अच्छा लगता है, बीच बीच में अपनी व्यस्तता में से समय निकाला कीजिए सर थोड़ा सा हम लोगों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका भी थैंक यू सर। चलिए, तो हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, जहां पर जो लब्बो लुआब निकल के आया है उसमें ये कहा गया, एक तो डिफेंस क्षेत्र अभी भी फोकस में रहेगा। बैंकों में आपको जो है 60%
पैसा जो है वो अभी भी प्राइवेट की तरफ जाना चाहिए, 40% जो है निवेश आपका जो है होना चाहिए PSU की तरफ। इसके अलावा अभी भी जो एक्सपोर्ट IT पर जो है फोकस करते हुए यहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। इंडस्ट्रियल शेयरों पे नज़र रखिए, हॉस्पिटैलिटी, फार्मा, ये वो सेक्टर हैं जहाँ पर अब आने वाले दिनों में फोकस रखना चाहिए। हमारी इस खास पेशकश को इतना ही। जून में नहीं, अगर जून में नहीं तो जुलाई में जरूर 26,000 पार होगा, ये कहना है संजय जी का। आप लगातार बने रहिए, और बाकी आपके मन में कोई संभावना है, कोई सवाल है, तो हर बार की तरह सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे हम अपना विशेष कार्यक्रम लेकर आते हैं। तो हमारे साथ 10 बजे से लेकर के और लगातार दिन भर बने रहिए। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।